क्या हो अगर हमारे सौर मंडल का सेंटर जो कि हमारा सूरज है वो एक ब्लैक होल पे परिवर्तित हो जाए। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और अगर ये हो जाए तो हमको क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे इसकी वजह से, ये जानने के लिए हमें इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ब्लैक होल्स तीन तरह के होते हैं: स्टेलर मास ब्लैक होल, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल और द सुपरमैसिव ब्लैक होल। स्टेलर मास ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब कोई स्टार जो कि हमारे सूरज के 3 गुने से ज़्यादा बड़ा है वो अपने अंतिम समय में बहुत ही भयंकर तरीके से ब्लास्ट होता है, जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है। यही सुपरनोवा एक्सप्लोजन उस स्टार के मौत को दर्शाता है और उसके बाद प्रोबेबिलिटीज है कि वो स्टार नहीं तो एक न्यूट्रॉन स्टार में बदलेगा या फिर एक ब्लैक होल में बदलेगा। ब्लैक होल स्पेस का एक ऐसा दानव जो कि लाइट को भी नहीं बख्शता। इसका स्ट्रक्चर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले आता है द इवेंट हॉराइजन। ये वो हिस्सा है जहाँ पे अगर किसी सेलेस्टियल बॉडी ने प्रवेश कर लिया तो उसके चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे कि वो उस ब्लैक होल से वापस बाहर निकल सके। जब वो सेलेस्टियल बॉडी उस इवेंट हॉराइजन में प्रवेश कर लेता है तब वो अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करता है, जैसे कि वो बहुत ही तेज़ गति से किसी की ओर खींचे जा रहा हो। और वो कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक होल का वो हिस्सा है जहाँ पे उसका सारा मास इकट्ठा है, जिसे सिंगुलैरिटी के नाम से भी जाना जाता है। द सिंगुलैरिटी लाइट को बिल्कुल भी एमिट नहीं करता बल्कि खुद ही लाइट को निगल जाता है। ब्लैक होल के इस हिस्से में इतनी ग्रेविटी होती है कि ये करीब 20 टन की जो ग्रेविटी होती है उससे भी ज़्यादा है। लेकिन ये डिपेंड करता है उस ब्लैक होल के साइज़ में। स्टेलर मास ब्लैक होल जिनके बारे में मैंने अभी बताया वो सबसे छोटे ब्लैक होल्स है और सबसे कॉमन भी। उसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स जो कि उनसे थोड़ा ज़्यादा बड़े हैं। और आखिर में आते हैं इस ब्रह्मांड के सबसे विशाल और दानवी ऑब्जेक्ट्स, द सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का निर्माण कैसे होता है ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन एक थ्योरी है जो कि हमें ये बताती है कि जब 2 स्टेलर मास ब्लैक होल्स एक दूसरे से टकराते हैं और कोलाइड करते हैं तब इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स का निर्माण होता है। और जब 2 इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स एक दूसरे से टकरा के कोलाइड करते हैं तब सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का निर्माण होता है। लेकिन हमारा सूरज कभी भी ब्लैक होल बन ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे छोटे ब्लैक होल्स जो कि स्टेलर मास ब्लैक होल्स है वो तब क्रिएट होते हैं जब कोई स्टार जो कि हमारे सूरज के 3 गुने से ज़्यादा बड़ा है वो फटता है। लेकिन हमारे सूरज की तो उतनी औकात भी नहीं है। लेकिन ओनली फॉर यू, आपका भाई यूनिवर्स को रिश्वत खिला के सूरज को ब्लैक होल में ज़रूर बदल कर लाएगा चुटकियों में। और ये चुटकी बजा और बस बन गया अपना ब्लैक होल। और हमने वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन में जो होता है वो सब काट दिया है, क्योंकि अगर वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ हमारे सन में तो पृथ्वी का बिल्कुल चांस नहीं है एकदम मतलब रहने का। तो हमने परोस दिया आपका ब्लैक होल। लेकिन ये ब्लैक होल ना कोई स्टेलर मास ब्लैक होल है, ना कोई इंटरमीडिएट मास है, या फिर ना ही कोई सुपरमैसिव ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल बनाई है हमने बिल्कुल सूरज के औकात पे मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि सूरज के औकात की ब्लैक होल होगी तो ग्रेविटी उतनी रही है। और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं या फिर कुछ एडवांटेज होने वाला है क्या, तो वो सब हम बताने वाले हैं। तो अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तो क्योंकि ये सूरज के साइज का ब्लैक होल है, इसका मतलब इसका ग्रेविटी भी एकदम सूरज के जैसे ही होगा। मतलब अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स कुछ मतलब घुस नहीं जाएंगे इसके अंदर, ये वो वही रहेंगे, ग्रेविटी एक ही फील होगी उनको। लेकिन कुछ वैसा भी नहीं होगा जो कि आप सोच रहे बिल्कुल कैश है तो ऐशे वाली जिंदगी चलेगी। नहीं नहीं नहीं, हमारा सूरज इतना भी बेकार और औकात ही नहीं है भाई।
हमारे सूरज से आती है एनर्जी, लाइट और रेडिएशन, जो कि नहीं आती है ब्लैक होल से, क्योंकि वो तो बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल लाइट को ही वो निगल जाता है, वो कैसे छोड़ेगा लाइट। तो उसके लिए हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। मतलब पहला तो हमें अपना वो खूबसूरत चांद नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारा चांद चुराता है सूरज का लाइट, और अगर सूरज ही नहीं है तो चांद कैसे दिखेगा भाई, चांद तो बस खत्म, चांद का खेल। दूसरा, सूरज की वजह से हमें मिलती थी रेडिएशन, जिसकी वजह से लगती थी हमें गर्मी, लेकिन अब तो सूरज कुछ है ही नहीं, तो 12 महीने 365 दिन विंटर। लेकिन विंटर मतलब वो विंटर नहीं जो कि आप सोच रहे हो, जो कि दिसंबर जनवरी में होता है, एकदम बिल्कुल ब्लैंकेट में गर्म और बाहर ठंडा, वैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल एंटार्क्टिका वाला विंटर, एंटार्क्टिका वाला ठंडा। और तीसरी मुश्किलात जो कि हमें फेस करनी पड़ेगी वो यह है कि हमारे पेड़ और पौधे पूरी तरीके से सूरज के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस, जिससे पेड़ और पौधे अपना खाना बनाते थे, जिसकी वजह से वो जिंदा रह सकते थे, वो सिर्फ सूरज की वजह से ही पॉसिबल हो सकता था। लेकिन अभी तो सूरज का नामो निशान ही नहीं है, जिसके चलते पेड़ पौधे धीरे धीरे मिटने लगे, और इसी के साथ साथ पेड़ पौधे खाने वाले जानवर और उन्हें खाने वाले जानवर सभी का नामो निशान मिट गया। लेकिन अभी भी होप है, इंसान और भी कुछ हजारों सालों तक सरवाइव कर सकता है। जी हाँ, इन एक्सट्रीम कंडीशंस के बावजूद भी जमीन के नीचे रहकर जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करके, जियोथर्मल एनर्जी यानी कि पृथ्वी के कोर से जनरेट हुई एनर्जी, अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 में हमने जैसे किया था वैसे अंडरग्राउंड चेम्बर्स और बेसेस बना के अर्थ शेल्टर्स में रहने लगे, तो हमारे अर्थ के कोर की जो हीट है उससे हमें एक्सट्रीम ठंडी नहीं लगेगी, जैसा कि यहाँ पे अभी विंटर होता है वैसी ही लगेगी। प्लस हमें इलेक्ट्रिसिटी की कमी भी नहीं होगी, और ऊपर से हमें नेचुरल डिजास्टर्स से भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खुश होने लगो और सन के ब्लैक होल बनने का वेट करना शुरू कर दो, क्योंकि हमारा अर्थ एक प्लैनेट है और सूरज एक स्टार। हमारे सूरज में हर सेकेंड बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसके चलते हमें ऑलमोस्ट अनलिमिटेड एनर्जी मिलती है बिलियंस ऑफ सालों तक। लेकिन हमारे अर्थ का कोर अपने पूरे लाइफ टाइम में जितनी एनर्जी जनरेट करता है वो हमारे सूरज के एक साल में जनरेट की गई एनर्जी का 5% भी नहीं है, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर भी हम इंसान कुछ और हज़ारों सालों तक जी गए तो फिर भी एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे अर्थ का सारा एनर्जी यूज्ड अप हो जाएगा, जो कि बहुत ही जल्दी ही आएगा। और तब तक अगर हम कोई ऐसा ग्रह नहीं खोज पाए जहाँ पे लाइफ है और जो कि सोलर सिस्टम के बाहर है, तो